आज हम जो मूवी एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है मेमोरीज ऑफ मर्डर। यह मूवी 1986 में साउथ कोरिया के एक शहर सोल में मर्डर की हो रही सच्ची घटनाओं पर आधारित है। मूवी की शुरुआत में हमारे पहले कैरेक्टर डिटेक्टिव पार्क दुमान को दिखाया जाता है। पार्क को खेतों के पास में नाले में एक डेड बॉडी होने की खबर मिली होती है। वो नाले के अंदर झांकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा अंधेरा होने की वजह से उसे कुछ दिखाई नहीं देता है। वो पास में पड़ा एक कांच का टुकड़ा उठाता है और उसके जरिए सूरज की रोशनी का इस्तेमाल करके अंदर देखता है। वहाँ उसे एक लड़की की लाश मिलती है। उस लड़की को बहुत ही बेरहमी से मार के उसके हाथ पैर और मुंह बांध के उसे नाले में फेंक दिया गया था। इसके बाद पार्क देखता है कि नाले के पास वाले खेत में कुछ बच्चे खेल रहे होते हैं, जिनके हाथ में उस लड़की के कपड़े और कुछ दूसरे सबूत होते हैं। उसका साथी उन बच्चों को उसे छूने से रोकता है, लेकिन तब तक सबूत किसी भी काम के नहीं रह जाते हैं। इसके बाद पार्क वापस पुलिस स्टेशन आता है और वो शहर के छोटे मोटे क्रिमिनल्स को स्टेशन बुलाकर उनसे पूछताछ करने लगता है। इस दौरान वो हर एक सस्पेक्ट की तस्वीर लेता है और उन सभी तस्वीरों को एक डायरी में लगा देता है। वह इस केस पे काम कर ही रहा होता है, तभी शहर में एक और मर्डर होने की खबर आती है। पार्क क्राइम सीन पे पहुंचता है और देखता है कि इस लाश को भी उसी तरह बांध के फेंका गया है जैसे पहले वाले केस में था। पार्क को वहाँ पैरों के निशान मिलते हैं, जिनके चारों तरफ वो सर्कल बना देता है। इसके बाद वो लाश के पास जाकर उसकी जाँच करने लगता है, लेकिन तभी वो देखता है कि जहां उसने सर्कल बनाया था उस तरफ एक गाड़ी आ रही है। वो उसे रोकने की कोशिश करता है, पर गाड़ी वाला अनजाने में उस सर्कल से होकर गुजर जाता है, जिससे एक क्रूशियल एविडेंस मिट जाता है। पार्क काफी गुस्सा हो जाता है कि लोकल पुलिस क्राइम सीन को भी प्रोटेक्ट नहीं कर पा रही है और फोरेंसिक टीम तो अभी तक आई भी नहीं है। इसके बाद पार्क को पुलिस स्टेशन में दिखाया जाता है, जो खाना खाते वक्त अपनी डायरी में क्रिमिनल्स की फोटोज देख रहा होता है। और तभी उसका सुपीरियर उससे पूछता है कि वो खाना खाते वक्त भी इनकी फोटोज कैसे देख रहा है। तब पार्क उसे कहता है कि वो क्रिमिनल्स की आंखों में देख के बता सकता है कि वो गुनहगार है या नहीं। अब सीन बदलता है और पार्क अपने घर में अपनी वाइफ के साथ बातें कर रहा होता है। तभी उसकी वाइफ उसे बताती है कि उसने एक अफवाह सुनी है कि बेक फैमिली रेस्टोरेंट के मालिक का बेटा क्वांग हू थोड़ा मंदबुद्धि है और वो उस लड़की का पीछा करता रहता था जिसका हाल ही में मर्डर हुआ है। अब ये सुनने के बाद पार्क तुरंत वहां से निकल के उस लड़के के पास जाता है। पार्क क्वांग हू को लेकर पुलिस स्टेशन आ जाता है और उससे पूछताछ करने लगता है। पार्क का एक और साथी होता है योंग, जो कि बहुत ही गुस्से वाला होता है। योंग जैसे ही वहां आता है वो क्वांग हू को मारने लगता है, क्योंकि उसका काम करने का तरीका ऐसा ही होता है। वो क्वांग को बेरहमी से मारता है और उसे बहुत टॉर्चर करता है, लेकिन इसके बाद भी पार्क और योंग को कुछ पता नहीं चलता है। अब अगले दिन शहर में एक और डिटेक्टिव आता है, जिसका नाम है सीओ। उसे पुलिस स्टेशन जाना होता है, लेकिन वो वहाँ का रास्ता भटक जाता है। सीओ उसके सामने जा रही एक लड़की से पुलिस स्टेशन का रास्ता पूछने के लिए उसे पुकारता है, लेकिन शहर में चल रहे मर्डर्स की खबर की वजह से वो लड़की सीओ को देखकर भागने लगती है और भागते भागते सड़क के किनारे गिर जाती है। सीओ उसे बाहर निकालने की कोशिश करता है और वो लड़की डर जाती है। उसे लगता है कि वो उसे मार देगा और चिल्लाने लगती है। पार्क वहीं से गुजर रहा होता है और उस लड़की को चिल्लाते देख अपनी गाड़ी रोककर बाहर आता है और पार्क सीओ को एक बदमाश समझकर उसे मारने लगता है और उसे पकड़कर गाड़ी के पास में ले जाता है और उसे हथकड़ी लगा देता है। इसके बाद सीओ उसे बताता है कि वो एक जासूस है और वो सोल से आया है। पूरी बात जानने के बाद वो लोग गाड़ी में बैठकर वहां से निकल जाते हैं और इसके बाद वो पुलिस स्टेशन आ जाते हैं, जहां सुपीरियर सीओ से मिलता है। इसके बाद वो लोग क्वांग के साथ एक जंगल में पहुंच जाते हैं और एक गड्ढा खोदने लगते हैं। वो लोग क्वांग को कहते हैं कि अगर उसने अपना गुनाह कबूल नहीं किया तो वो लोग उसे मार के दफना देंगे, जिससे क्वांग डर जाता है और उनकी बात मान जाता है। पार्क क्वांग के बयान को रिकॉर्ड करने लगता है और क्वांग डिटेल में पूरे क्राइम सीन की घटना को इस तरह बताता है जैसे उसे सब कुछ पता है, लेकिन वो कन्फेस नहीं करता है। सीओ को ये सब देख के अजीब लगता है और वो इस मामले की जांच अपने स्तर पे करने लग जाता है। इसके बाद अगले दिन पुलिस स्टेशन में कई सारे जर्नलिस्ट आ जाते हैं और पार्क और उसके साथियों की तस्वीर लेने लगते हैं, क्योंकि पार्क ने उन्हें बता दिया होता है कि उन्होंने कातिल को पकड़ लिया है और वो क्वांग को ही कातिल समझ लेते हैं। सीओ क्वांग के हाथों को पकड़ कर देखता है कि उसकी फिंगर्स की हालत बचपन में जलने की वजह से इतनी खराब हो चुकी है कि उनके हाथों से वो ऐसा क्राइम कर ही नहीं सकता है। जिसके बाद वो समझ जाता है कि वो कातिल नहीं है। सब लोग उस जगह पे पहुंच जाते हैं जहां वारदात हुई थी और वहां मीडिया के लोग भी मौजूद होते हैं। तभी सीओ सुपीरियर के पास आके कहता है कि क्वांग कातिल नहीं है, इसलिए उसे छोड़ देना चाहिए। और ये बात सुन के सुपीरियर कहते हैं कि अब ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ मीडिया वाले मौजूद है। अगर उन्होंने क्वांग को छोड़ दिया तो उनकी बहुत बदनामी हो जाएगी। तभी वहाँ क्वांग के पिता आ जाते हैं, जिसे देखकर क्वांग चिल्लाने लगता है। उसे बताता है कि उसने कुछ नहीं किया है, वो बेकसूर है, वो लोग उसे फंसाना चाहते हैं। ये बात मीडिया तक पहुंच जाती है, जिससे सारे अखबारों में पुलिस वालों की बदनामी हो जाती है और इसलिए उन्हें क्वांग को छोड़ना पड़ता है।
ये बात एक सुपीरियर के पास पहुंचती है और वो खुद इसकी जांच करने के लिए आता है। वो पार्क से पूछता है कि इस केस के मामले में उसे क्या पता है। पार्क उन्हें केस के बारे में कुछ बताता है, लेकिन सुपीरियर को लगता है कि पार्क को इस केस के बारे में कुछ भी नहीं पता है। अब वो सुपीरियर खुद वारदात वाली जगह पर जाता है। वो पार्क, यंग और सीओ से पूछता है कि जो कत्ल हुए हैं उनमें क्या रिलेशन है। तब सीओ कहता है कि सारे कत्ल तभी हुए हैं जब तेज बारिश हो रही थी और जिनके कत्ल हुए हैं उन सभी ने लाल रंग के कपड़े पहने हुए थे। यहाँ सीओ एक और बात का खुलासा करता है कि उन्हें सिर्फ 2 लड़कियों की लाश मिली है, लेकिन उसे लगता है कि यहाँ 3 कत्ल हुए हैं, क्योंकि कुछ दिन पहले एक और लड़की लापता हुई थी जिसकी कोई खबर नहीं मिल पाई है। ये बात सुनकर सुपीरियर सीओ से खुश हो जाता है और उसे तीसरी लाश ढूंढने को कहता है। इसके बाद सीओ अपने काम पर लग जाता है और आखिरकार उसे तीसरी लड़की की लाश भी मिल जाती है। उस लाश की जांच की जाती है और पोस्टमार्टम से पता चलता है कि वो लाश काफ़ी पुरानी है और इसलिए उस पर डीएनए सैंपल नहीं मिल पाएंगे। इतना करने के बाद उनके हाथ कोई सबूत नहीं लगता है, जिसके बाद वो लोग क्वांग के पिता के रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं। पार्क यहाँ क्वांग को उसके साथ किए बर्ताव के लिए जूते गिफ्ट करता है ताकि वो बात यहीं दबी रह जाए। उस रात काफ़ी बारिश हो रही होती है और ये देखकर पुलिस वाले एक प्लान बनाते हैं जहाँ वो एक लेडी पुलिस ऑफिसर को लाल रंग के कपड़े पहनाकर सुनसान सड़क पर जाने को कहते हैं। वो ऑफिसर बारिश में सड़क पर चलती जाती है, लेकिन फिर भी उस कातिल का कुछ पता नहीं चलता है। काफ़ी समय बाद जब कुछ नहीं होता है तो वो लेडी ऑफिसर एक छोटे से शेल्टर के अंदर चली जाती हैं जहाँ सीओ भी होता है। तभी 2 लड़कियां भी बारिश से बचने के लिए वहाँ आ जाती हैं जो स्कूल में पढ़ रही होती हैं। यहाँ वो लोग बातें कर रहे होते हैं और बातों ही बातों में एक लड़की उन्हें बताती है कि उनके स्कूल में एक अफवाह फैली हुई है कि जो भी लड़कियों का कत्ल कर रहा है वो स्कूल के पास वाले आउट हाउस में रहता है। लेकिन सीओ और बाकियों को इस पे भरोसा नहीं होता है और वो लोग हंसने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ एक लड़की बारिश में सुनसान सड़क पर जा रही होती है और उसे ऐसा लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। वो तेज चलने लगती है, फिर भागने लगती है, लेकिन तभी वो कातिल अचानक उसके सामने आ जाता है और उस पर हमला कर देता है। अगले दिन उस लड़की की डेड बॉडी मिलती है और पता चलता है कि उसका भी रेप करके उसे मार दिया गया है। यहाँ बारिश की वजह से कोई भी सबूत नहीं मिलता है और पैरों के निशान भी पूरे मिट चुके हैं। कोई सबूत न मिलने पे वो लोग वापस पुलिस स्टेशन आ जाते हैं और वहाँ पे वो लेडी ऑफिसर उन्हें बताती है कि जब भी बारिश वाली रात में कत्ल हुआ है उस रात रेडियो में एक ही गाने की फरमाइश की गई है, जो हैरान करने वाली बात है। लेकिन ये बात पार्क को बेकार लगती है, इसलिए वो हंसने लगता है, पर सीओ इसे सीरियस लेता है और रेडियो स्टेशन जाने के बाद उसे पता चलता है कि जिस पोस्ट कार्ड के जरिए लोग गाने की फरमाइश करते हैं उसे रोज कचरे में फेंक दिया जाता है। सीओ कचरे के डिब्बे में पोस्ट कार्ड ढूंढने लगता है, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता है। दूसरी तरफ पार्क अपने घर में होता है और उसकी पत्नी देखती है कि इस केस को लेकर वो बहुत ज्यादा परेशान है और उसकी हालत खराब हो रही है। तब वो पार्क को कहती है कि उसे किसी प्रेडिक्टर के पास जाना चाहिए और पार्क उसकी बात मान भी जाता है। इसके बाद जब वो प्रेडिक्टर के पास जाता है तब प्रेडिक्टर उसे एक टोटका बताती है और कहती है कि उसे वारदात वाली जगह पे जाके इस टोटके को करना पड़ेगा। पार्क योंग के साथ वारदात वाली जगह पे जाता है और वैसा ही करता है जैसा उसे प्रेडिक्टर ने कहा था। लेकिन तभी वो देखते हैं कि सीओ वहां आ रहा है और उसे देख के वो छिप जाते हैं। वो देखते हैं कि सीओ सिगरेट पी रहा है और उसके हाथ में एक टेप रिकॉर्डर है जिसमें वही गाना चल रहा है जो फरमाइश रेडियो स्टेशन पे की जा रही थी। इसके बाद सीओ देखता है कि कोई उसकी तरफ आ रहा है और वो भी छिप जाता है। वो तीनों छिपे हुए एक आदमी को आता हुआ देखते हैं और वो देखते हैं कि उस आदमी के हाथ में लड़कियों के कुछ कपड़े हैं जिन्हें वो जमीन पे रख देता है। इस दौरान पार्क की नज़र उस आदमी की रेड अंडरवियर पे जाती है। उस आदमी को ये पता चल जाता है कि वहाँ कोई और है और वो भागने लगता है। उसे भागता देख सीओ, पार्क और योंग उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे भागते हैं, लेकिन वो आदमी बहुत तेज होता है और उस इलाके से निकल जाता है और सामने जा रही भीड़ में शामिल हो जाता है। वो तीनों उसका पीछा करते हुए भीड़ में उसे ढूंढने लगते हैं, लेकिन उन्हें कुछ पता नहीं चलता है। इस दौरान पार्क की नज़र एक आदमी पर जाती है जिसकी रेड अंडरवियर उसे नजर आ जाती है और इसी बुनियाद पे वो उसे पकड़ के पुलिस स्टेशन ले आते हैं। यहाँ पार्क उस आदमी को मारता है और पूछताछ करता है और उसे कातिल समझकर उसे टॉर्चर करने लगते हैं। वो आदमी कहता है कि वो पास वाली फैक्ट्री में काम करता है और उसका किसी भी मर्डर से कोई भी लेना देना नहीं है। पार्क और बाकी सबको इन बातों पर विश्वास नहीं होता है और वो उसे टॉर्चर करते हैं। सीओ ये सब बाहर की खिड़की से देख रहा होता है और वो समझ जाता है कि वो एक ठरकी आदमी जरूर है, लेकिन उसने मर्डर नहीं किया है। अगले दिन सीओ उस स्कूल में जाता है जहाँ यह अफवाह फैली थी कि कातिल पास के आउट हाउस में रहता है और वो उस लड़की से मिलता है जिसने सीओ को यह बात बताई थी। वो लड़की से पूछता है कि वो कातिल कहाँ पे रहता है। तब वो कहती है कि पहले वो उसके बैग पे बैंडेड लगाने में उसकी मदद करे। इसके बाद वो लड़की सीओ को आउट हाउस के बारे में बताती है
जहां उस कातिल को देखे जाने की अफवाह फैली हुई थी। ये सब जानने के बाद सीओ उस आउट हाउस में जाता है जहां उसकी मुलाकात एक लड़की से होती है। सीओ उससे पूछताछ करता है और वो कहती है कि यहाँ पास में पहाड़ी पे एक झोपड़ी है जहाँ एक औरत रहती है और वो हमेशा आउट हाउस के बाहर बैठ के रोती रहती है। ये जानकर सीओ को थोड़ी हैरानी होती है और वो उस लेडी से मिलने उसकी झोपड़ी में चला जाता है। वो लेडी सीओ को वहाँ देखकर डर जाती है और घर के अंदर भाग जाती है। सीओ उसे कहता है कि उसे डरने की जरूरत नहीं है, वो एक पुलिस ऑफिसर है, लेकिन इसके बाद भी लेडी बाहर नहीं आती है। सीओ इस सिचुएशन को देखते हुए एक लेडी ऑफिसर को वहाँ बुलाता है और वो ऑफिसर उस लेडी से बात करती है। वो लेडी उसे बताती है कि उस कातिल ने उसके साथ भी रेप किया था, लेकिन वो किसी तरह बच गई। जब उससे पूछा जाता है कि क्या उसने कातिल की शक्ल देखी है, तो बताते हैं कि उसका चेहरा वो देख नहीं पाई। इसके बाद वो एक बात का खुलासा करती है कि उस कातिल ने एक हाथ से उसका मुंह बंद किया हुआ था और उसे याद है कि उसके हाथ किसी लड़की की तरह सॉफ्ट थे। ये सब जानने के बाद सीओ और लेडी ऑफिसर पुलिस स्टेशन आ जाते हैं। सीओ सबसे पहले उस मजदूर आदमी के हाथ चेक करता है जो फैक्ट्री में काम करने की वजह से बहुत ज्यादा सख्त होते हैं। जिसके बाद वो पार्क को कहता है कि यह आदमी कातिल नहीं है, लेकिन पार्क ये मानने को तैयार नहीं होता है और इस बात से सीओ और पार्क के बीच लड़ाई हो जाती है। दोनों एक दूसरे का कॉलर पकड़ के लड़ ही रहे होते हैं। तभी लेडी ऑफिसर कहती है कि रेडियो में फिर से वही गाना बज रहा है जो हर कत्ल के दौरान बजता है। इसके बाद सीओ खिड़की से हाथ निकाल कर देखता है कि बाहर बारिश भी हो रही है। अब अगली सुबह उन्हें फिर से एक लड़की के कत्ल होने के बारे में पता चलता है और वो लोग वहाँ पहुँचते हैं। उस लड़की का भी रेप हुआ था और उसे भी बाकी सब लड़कियों की तरह मार दिया गया था। ये सब देख पार्क बहुत निराश हो जाता है। वो सीओ से कहता है कि वो सच कह रहा था कि वो आदमी कातिल नहीं है। इसके बाद वो अपनी डायरी भी फाड़ देता है। इस बीच एक आदमी आकर पार्क और सीओ को बताता है कि रेडियो स्टेशन वालों को पोस्ट कार्ड मिल गया है जिसमें उस गाने की फरमाइश की जाती है। उस पोस्ट कार्ड से पार्क और सीओ को फरमाइश करने वाले के घर का पता मिलता है और वो वहाँ चले जाते हैं। वहाँ जाने के बाद वो लोग एक औरत से मिलते हैं और वो उन्हें बताती है कि गाने की फरमाइश करने वाला उसका बेटा है जिसका नाम युंग है और वो एक फैक्ट्री में काम करता है। जब पार्क और सीओ फैक्ट्री में जाते हैं और युंग को पकड़कर पुलिस स्टेशन लेके आते हैं, यहाँ आने के बाद वो लोग उससे सवाल पे सवाल करते जाते हैं, लेकिन युंग एक भी सवाल का सीधा जवाब नहीं देता है। वो कहता है कि वो जानता है कि यहाँ आने वालों को कैसे टॉर्चर किया जाता है। सीओ की नज़र उसके हाथों पर जाती है। वो उसके हाथ चेक करता है और वो काफ़ी सॉफ्ट और लड़की की तरह होते हैं। अब सीओ का शक बढ़ जाता है और वो युंग से और भी सवाल करता है और इस बार भी वो उल्टा ही जवाब देता है। ये सब देखकर डिटेक्टिव योंग को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो उस लड़के को बहुत बुरी तरह से मारने लगता है। इस बात से सुपीरियर उससे नाराज हो जाता है और वो योंग को इस केस से बाहर निकाल देता है। इसके बाद पार्क और सीओ साथ बैठे होते हैं और सीओ पूछता है कि पार्क ने क्वांग को क्या क्या कबूल करने को कहा था। पार्क कहता है कि उसे उसका गुनाह कबूल करने को कहा था, लेकिन इसके अलावा भी क्वांग ने मर्डर के बारे में कुछ ऐसी बातें बताई जो सच थी और जिसके बारे में पार्क को भी नहीं पता था। तब सीओ कहता है कि क्वांग इस केस के बारे में और भी कुछ जानता है और वो लोग उसके बयान की रिकॉर्डिंग को फिर से सुनने लगते हैं। यहाँ पता चलता है कि क्वांग वही सब कह रहा था जैसा कि उस झोपड़ी में रहने वाली लेडी ने कातिल के बारे में बताया था। ये जानने के बाद वो लोग क्वांग के रेस्टोरेंट में जाते हैं और वहाँ उन्हें योंग मिलता है जो शराब के नशे में धुत रहता है। योंग वहाँ अचानक लोगों के साथ मारपीट शुरू कर देता है और सबको बुरी तरह मारने लगता है। पार्क और सीओ से रोकने की कोशिश कर रहे थे लेकिन वो नहीं रुकता है। क्वांग देखता है कि योंग लोगों को मार रहा है और ये देख के उसे बहुत गुस्सा आता है क्योंकि योंग ने उसे भी ऐसे ही मारा था। क्वांग एक लकड़ी से योंग के पैर पे मारता है और लकड़ी में लगी हुई कील की वजह से वो काफी जख्मी हो जाता है। ये देखकर क्वांग काफी डर जाता है और वहां से भागने लगता है। पार्क और सीओ उसका पीछा करते हैं और क्वांग डर के एक खंबे पे चढ़ जाता है। पार्क उससे पूछता है कि उसे इस केस के बारे में क्या पता है। तब क्वांग इस बात का खुलासा करता है कि उसने कातिल को कत्ल करते हुए देखा है। ये जानने के बाद पार्क और सीओ उसे लेकर वारदात वाली जगह पे जाते हैं। क्वांग बताता है कि जब वो कातिल लड़की का कत्ल कर रहा था तब वो यहीं पे छुपा हुआ था। इसके बाद पार्क उसे युंग की फोटो दिखाता है और पूछता है कि क्या युंग ही कातिल है। लेकिन क्वांग के कुछ भी कहने से पहले उसके पिता कुछ आदमियों को लेकर वहां आ जाते हैं और वो पार्क और सीओ पे हमला कर देते हैं और इस दौरान क्वांग वहां से निकल जाता है। जब पार्क किसी तरह उन आदमियों से बच के क्वांग के पास पहुंच जाता है तो वो देखता है कि क्वांग एक रेलवे ट्रैक पे खड़ा है और उस ट्रैक पे ट्रेन आ रही है। इससे पहले कि पार्क उसे बचा पाता, ट्रेन क्वांग से फिसल कर निकल जाती है। ये बात भी तेजी से न्यूज में फैलने लगती है और युंग के खिलाफ उनके पास कोई सबूत न होने की वजह से उन्हें छोड़ना पड़ता है। इसके बाद पुलिस वालों को डेड बॉडी से डीएनए सैंपल मिल जाता है, लेकिन उसकी फोरेंसिक जांच के लिए डीएनए को अमेरिका भेजना पड़ता है, जिसकी रिपोर्ट आने में काफी समय लग सकता है। दूसरी तरफ योंग की हालत बहुत खराब हो जाती है और उसके पैर का जख्म बहुत बढ़ गया होता है।
और डॉक्टर उसे कहते हैं कि उसका पैर काटना पड़ेगा। पार्क की वाइफ अपने काम से लौट रही होती है और उसे काफी देर हो जाती है, इसलिए सुनसान सड़क पे वो अकेले ही जा रही होती है। तभी एक पेड़ पे एक आदमी चढ़ा हुआ दिखाई देता है और वो पार्क की वाइफ को अपना अगला शिकार बनाने वाला होता है। तभी वो देखता है कि पार्क की वाइफ के पीछे एक और बच्ची आ रही है। ये वही बच्ची होती है जो सीओ को स्कूल में मिलती है। वो कातिल पार्क की वाइफ की जगह उस बच्ची को दबोच लेता है और अगले दिन उस बच्ची की डेड बॉडी पड़ी हुई मिलती है। जब सीओ उस लड़की की लाश को देखता है तो वो काफी इमोशनल हो जाता है। उसे उस बच्ची की बॉडी से वो बैंडेड मिलती है जो उसने उसकी बैग पे लगाई होती है। अब वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और इसके बाद ह्यूंग के घर जाता है। वो ह्यूंग को बहुत मारता है और मारते हुए एक टनल के पास ले जाता है। यहाँ वो उस पे गन पॉइंट करता है और कहता है कि वो अपने सारे गुनाह कबूल कर ले। सीओ उसे गोली मारने ही वाला होता है कि पार्क वहाँ भागते हुए आता है और उसके हाथ में वो डीएनए रिपोर्ट होती है। पार्क सीओ को वो रिपोर्ट देता है और वो तुरंत उस रिपोर्ट को पढ़ता है। रिपोर्ट देखकर सीओ के होश उड़ जाते हैं। उस रिपोर्ट में लिखा होता है कि ह्यूंग का डीएनए बॉडी से मैच नहीं कर रहा है। ये देखने के बाद सीओ कहता है कि रिपोर्ट झूठी है और ह्यूंग ही कातिल है। वो वहाँ से निराश होकर जाने लगता है। पार्क ह्यूंग को पकड़कर उससे पूछताछ करने लगता है और तभी सीओ अपनी गन लेकर ह्यूंग की तरफ बढ़ता है, लेकिन इससे पहले कि वो उसे शूट करता, पार्क उसे रोक देता है और ह्यूंग की आंखों में देखने लगता है, क्योंकि उसको लगता है कि वो कातिल की आंखों में देख के बता सकता है कि वो कातिल है या नहीं। पार्क को लगता है कि ह्यूंग सच कह रहा है, इसलिए वो उसे छोड़ देता है। एक ट्रेन वहां से आती है और डीएनए रिपोर्ट के ऊपर से चली जाती है। अब इसके बाद कहानी आगे बढ़ती है और 17 साल बाद 2003 में पहुंच जाती है, जब पार्क रिटायर्ड हो गया है और एक बिजनेसमैन बन गया है। उसकी अपनी एक फैमिली है जिसमें उनके 2 बच्चे हैं। वो अभी भी उस घटना को याद करता है और वापस से उस शहर में पैदल घूम रहा होता है। तभी वो उस नाले के पास पहुंच जाता है जहां सबसे पहले उसे एक लड़की की लाश मिली होती है। उस वारदात वाली जगह में वो अंदर झांक रहा होता है। तभी वहां एक बच्ची आती है और वो पार्क से पूछती है कि वो क्या कर रहा है। पार्क कहता है कि यहाँ से उसकी कुछ यादें जुड़ी हुई है और बस उन्हें याद कर रहा है। वो बच्ची कहती है कुछ समय पहले उसने एक और आदमी को नाले में झांकते हुए देखा था। जब उसने पूछा कि वो क्या कर रहा है तो उस आदमी ने भी यही कहा था कि यहाँ से उसकी कुछ यादें जुड़ी हुई है। पार्क उससे पूछता है कि वो आदमी कैसा दिखता था, तो बच्ची ने जवाब दिया कि वो एक आम आदमी की तरह दिखता है। अब इसके बाद पार्क कैमरा के जरिए दर्शकों की आंखों में देखता है, क्योंकि उसे लगता है कि वो कातिल भी उसे देख रहा होगा, और इसी के साथ मूवी खत्म हो जाती है। लेकिन उस कातिल के साथ क्या हुआ, ये जानने के लिए आप हमारा कमेंट सेक्शन जरूर देखें। आपको ये मूवी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।